बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के हवाले से है और इसमें हमने स्टडी करना है टर्मिनेशन ऑफ गार्डियनशिप, यानी कि एक माइनर बच्चे का जो गार्डियन अपॉइंट हो चुका है, अब ये जो गार्डियन है ये गार्डियनशिप कब, कैसे और किन हालात में टर्मिनेट हो सकती है, कब ख़त्म होगी। तो यहाँ पे एक बात मैं फिर से रिपीट करूँ जो कि मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया हुआ है कि एक माइनर बच्चा जब 18 साल कंप्लीट करता है, 18 साल का हो जाता है, तो वो मेजर बन जाता है। उसके बाद उसको गार्डियन की ज़रूरत नहीं होती। और एक माइनर बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम है, यानी 17 है, 16 है, 15 है, नीचे जितना भी उसका एज उसका कम है, जब उसका गार्डियन अपॉइंट हो जाए तो फिर ये बच्चा जब 21 साल का होगा तो उस सूरत में जो उसका गार्डियन है उस गार्डियन की अथॉरिटी ख़त्म हो जाएगी, गार्डियनशिप ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर माइनर बच्चे का गार्डियन अपॉइंट नहीं है और ये जैसे 18 का हो जाएगा तो 18 के बाद इसका गार्डियन अपॉइंट नहीं हो सकता। अब यहाँ पे इस लेक्चर में, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि एक गार्डियन को कैसे रिमूव किया जाता है, या एक गार्डियन जो है वो ख़ुद अगर डिस्चार्ज होना चाहे कि मैं मज़ीद इस माइनर बच्चे की ज़िम्मेदारियाँ संभाल नहीं सकता, मैं अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको वापस लेता हूँ, या इसके अलावा उसकी अथॉरिटी कब कब कैसे सीज़ की जा सकती है, ख़त्म हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सेक्शन 38 से, राइट ऑफ सर्वाइवरशिप अमंग जॉइंट गार्डियंस। अब लास्ट लेक्चर्स में हमने ये देखा था कि एक माइनर बच्चे का एक से ज़्यादा भी गार्डियन अपॉइंट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक माइनर बच्चा है जो कि पेशावर में रहता है, पेशावर में उसकी प्रॉपर्टी है, उस माइनर बच्चे की इसके अलावा लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुख्तलिफ़ सिटीज़ में उसकी प्रॉपर्टी है। तो हर एक प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग गार्डियन अपॉइंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे सेक्शन 38 में ये कहते हैं कि अगर एक माइनर बच्चे की एक से ज़्यादा गार्डियन है और उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है तो जो गार्डियनशिप है तो वो जितने बाकी जो सर्वाइवर है, यानी बाकी जो इसके गार्डियंस हैं, तो उन तक चली जाएगी। अब यहाँ पे इसको स्टडी करते हैं कि ऑन द डेथ ऑफ वन ऑफ टू और मोर जॉइंट गार्डियंस द गार्डियनशिप कंटिन्यूज टू द सर्वाइवर और सर्वाइवर्स अनटिल अ फर्दर अपॉइंटमेंट इज़ मेड बाय द कोर्ट। तो यहाँ पे कहते हैं कि एक माइनर बच्चा है, उसके दो या उससे ज़्यादा गार्डियन है, जॉइंट गार्डियंस हैं, तो उनमें से किसी एक की अगर डेथ हो जाती है तो जो गार्डियनशिप है वो कंटिन्यू करेंगी जो कि सर्वाइवर है या सर्वाइवर्स है, यानी आगे अगर एक बच जाता है या दो या इससे ज़्यादा बच जाते हैं तो उन तक वो गार्डियन कंटिन्यू रहेंगी। उस वक्त तक ये कंटिन्यू रहेंगी जब तक कि अदालत जो है कोई फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं करती। उसके बाद है सेक्शन 39, रिमूवल ऑफ गार्डियन। अब गार्डियन को रिमूव करना है, हटाना है, तो क्या तरीक़ाकार होगा। द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन इंटरेस्टेड or of its own motion remove a guardian appointed or declared by the court or a guardian appointed by will or other instrument for any of the following causes namely। अब यहाँ पे हम नीचे देखेंगे, वो काजेज़ देखेंगे, वो वजूहात देखेंगे जिसके ज़रिए एक गार्डियन को हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है किसी भी ग्राउंड के ऊपर। अब वो गार्डियन जो है चाहे उसको अदालत ने अपॉइंट या डिक्लेयर किया है या वो विल के ज़रिए या किसी अदर इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए अपॉइंट हुआ है, तो उसको अगर रिमूव करना है तो अदालत अपने ऑन मोशन पे यानी ख़ुद भी उसको हटा सकती है। अदरवाइज़ कोई भी पर्सन अगर चाहे तो उस गार्डियन के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन अदालत को देगा, अदालत एप्लीकेशन पे कार्रवाई करेगी और जो भी इसमें से ये जो नीचे हम ग्राउंड देखेंगे जो साबित होगा, जिस ग्राउंड पे अदालत को एप्लीकेशन दी गई है, तो अगर वो साबित हो जाए तो गार्डियन को यहाँ पे रिमूव कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि फॉर एब्यूज़ ऑफ हिज ट्रस्ट। अब जब अदालत जो है किसी गार्डियन को अपॉइंट करती हैं तो अदालत ये चीज़ देखती हैं कि उस गार्डियन पे ट्रस्ट करती हैं कि हम इस शख्स पर ट्रस्ट करते हैं, ये माइनर बच्चे की वेलफेयर के लिए काम करेगा, तो अदालत उस पर ट्रस्ट करती हैं और उसको गार्डियन अपॉइंट कर देती है। अब अगर ये गार्डियन उस ट्रस्ट को एब्यूज़ करें, उस ट्रस्ट को तोड़े, तो उस सूरत में आप उसके ख़िलाफ़ जाके अदालत में एप्लीकेशन दे सकते हैं और उस गार्डियन को रिमूव किया जा सकता है। फॉर कंटिन्यूड फेलियर टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ हिज ट्रस्ट। अब ये जो गार्डियन है इसको अदालत अपॉइंट करने के बाद ड्यूटीज़ देती हैं कि इसने माइनर बच्चे की ज़ात का, उसके जायदाद का, हर चीज़ का ख्याल रखना है। अब अगर ये उन ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं करता, मुसलसल उसको जो है वो उसमें फेलियर है,
परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उस सूरत में भी गार्डियन को रिमूव किया जा सकता है। फॉर इनकेपेसिटी टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ हिज ट्रस्ट, इसके अलावा अगर उस गार्डियन में सलाहियत ना रहें ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने की, तो उसको भी इस ग्राउंड पे भी रिमूव किया जा सकता है। फॉर इल ट्रीटमेंट और नेगलेक्ट टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ हिज वार्ड, अब माइनर बच्चे का उसका तालीम तरबियत और उसकी एजुकेशन वगैरह किसी भी चीज़ का वो प्रॉपर तरीके से ख्याल ना रखे, उसका टेक केयर ना करें, उसमें कोताही करें, तो उस सूरत में उसको हटाया जा सकता है। फॉर कंटेम्पशियस डिसरिगार्ड ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, अब ये जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है इसमें मुख्तलिफ जो प्रोविजंस है, जो सेक्शंस है, जिसमें मुख्तलिफ बातें बताई गई हैं कि गार्डियन जो है वो माइनर बच्चे का कैसा ख्याल रखेगा, उसकी प्रॉपर्टी का कैसा ख्याल रखेगा। अगर इन प्रोविजंस की जो है वो यहाँ पे उसकी वायलेशन करता है या अदालत ने जो ऑर्डर्स दिए हैं उन ऑर्डर्स को पूरा नहीं करता, तो उस सूरत में इसको हटाया जा सकता है। फॉर कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस इम्प्लाइंग इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट अ डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर विच अनफिट्स हिम टू बी द गार्डियन ऑफ हिज वार्ड, या इसके अलावा जो गार्डियन है वो कोई जुर्म करता है, उसको उस जुर्म की सज़ा होती है और अदालत ये ज़रूर समझती है कि यहाँ पे इस गार्डियन का जो करैक्टर है वो अब डिफेक्ट हो गया और इसका बतौर गार्डियन अब रहना इस माइनर बच्चे के लिए ठीक नहीं है, तो इस सूरत में भी अदालत उसको रिमूव कर सकती है। फॉर हैविंग एन इंटरेस्ट एडवर्स टू द फेथफुल परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज़, अब यहाँ पे इस बात है कि इंटरेस्ट एडवर्स, जो माइनर बच्चे की जो प्रॉपर्टी है उससे अपने लिए कोई फ़ायदा उठाता है, जहाँ पे माइनर बच्चे की और गार्डियन की अपने फ़ायदे की बात आती है, तो जो माइनर बच्चा है उसकी फ़ायदे को ना देख के अपने फ़ायदे के लिए सोचना, तो इस सूरत में भी गार्डियन को हटाया जा सकता है। फॉर सीजिंग टू रिजाइड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, अब ये जो गार्डियन है, ये जिस अदालत ने इस गार्डियन को अपॉइंट किया था उन जुरिस्डिक्शंस को छोड़ के कहीं और जाके रिहाइश अख्तियार कर लेता है, इस अदालत की जुरिस्डिक्शंस को छोड़ के निकल जाता है यहाँ से, तो उस सूरत में इसको हटाया जा सकता है। इन द केस ऑफ अ गार्डियन ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, अब जो माइनर बच्चे की प्रॉपर्टी का जो गार्डियन अपॉइंट हुआ है, तो वहाँ पे अगर गार्डियन जो है वो बैंक्रप्ट हो जाए, इंसॉल्वेंस हो जाए, यानी दिवालिया हो जाए, तो उस सूरत में भी यहाँ पे गार्डियन को रिमूव किया जा सकता है। बाई रीज़न ऑफ द गार्डियनशिप ऑफ द गार्डियन सीजिंग और बीइंग लायबल टू सीज अंडर द लॉ टू विच द माइनर इज़ सब्जेक्ट, अब यहाँ पे इस वर्ड पे ज़रा गौर करें कि लॉ टू विच द माइनर इज़ सब्जेक्ट, यानी वो माइनर बच्चा वो जिस कानून के ताबे हैं। अब हम अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जितने भी कवानीन हैं, हम तमाम आवाम जो है उन कवानीन के सब्जेक्ट हैं, इन कवानीन के पाबंद हैं, इसके नीचे हैं। तो अब यहाँ पे इस क्लॉज में ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो लॉ है या जो भी माइनर बच्चा जिस लॉ का सब्जेक्ट है, किसी भी लॉ के ज़रिए यहाँ पे उसकी गार्डियनशिप जो है वो सीज़ कर जाए, तो उस सूरत में भी यहाँ पे उसको हटाया जा सकता है, उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे के अदालत उसकी गार्डियनशिप को ख़त्म कर सकती है। लेकिन यहाँ पे प्रोविज़ो है इसके साथ, provided that a guardian appointed by will or other instrument whether he has been declared under this act or not shall not be removed। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस दे दिए गए हैं कि अगर एक गार्डियन जो है उसको अदालत ने अपॉइंट किया है या नहीं किया, और वो गार्डियन जो है वो विल के ज़रिए किसी अदर इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए अपॉइंट हो चुका है, तो इन दो सूरतों में उसको नहीं हटाया जाएगा। अब कब नहीं हटाया जाएगा, जैसे कि ऊपर हमने क्लास जी देखा, जी में हमने देखा कि जहाँ पे फ़ायदे की बात आती है और गार्डियन जो है वो माइनर बच्चे की प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठा लेता है, तो उस सूरत में यहाँ पे उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे के उसको हटाया जा सकता है। लेकिन इसके हवाले से यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, फॉर द कॉज मेंशन इन क्लॉज जी अनलेस द एडवर्स इंटरेस्ट एक्रूड आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन हु अपॉइंट हिम और इट इज़ शोन दैट द पर्सन मेड एंड मेंटेन द अपॉइंटमेंट इन इग्नोरेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द एडवर्स इंटरेस्ट। तो इसमें कहते हैं कि क्लॉज जी में जो बात बताई गई है फ़ायदे वाली, तो उस वक्त तक इस गार्डियन को नहीं हटाया जाएगा कि जब तक ये साबित हो जाए कि ये जो जिस शख्स ने इस गार्डियन को अपॉइंट किया था विल के ज़रिए किसी अदर इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, तो यहाँ पे तब इसको हटाया जाएगा कि जब उस शख्स की डेथ हो गई जिसने इसको अपॉइंट किया, वो शख्स की डेथ हो गई और डेथ के बाद इस गार्डियन ने एडवर्स जो है वो इंटरेस्ट यानी फ़ायदा उठाया, तो ये चीज़ साबित करके उसके बाद इस गार्डियन को रिमूव किया जाएगा। और इसके अलावा ये कि जिस शख्स ने उसको अपॉइंट किया था वो शख्स ज़िंदा है, अभी हयात है, लेकिन उस शख्स के इल्म में नहीं है कि ये जो गार्डियन है ये फ़ायदा उठा रहा है, और जैसे ही इस शख्स के उसमें जिसने अपॉइंट किया है इसके इल्म में आएगा तो इस गार्डियन के ख़िलाफ़ वो जा सकता है और इसको रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा क्लास बी जो है, इसमें भी जो क्लास एच ऊपर हमने देखा था, इसमें बात बताई गई है कि फॉर सीजिंग टू रिजाइड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, कि जब एक गार्डियन जो है वो इस अदालत की
जुरिस्डिक्शन को छोड़ के कहीं और जाकर रिहाइश इख्तियार करता है तो गार्डियन को रिमूव किया जाएगा, लेकिन उसको तब तक रिमूव नहीं किया जाएगा जो कि यहाँ पे नीचे हमें क्लॉज बी में बताया गया है कि फॉर द कॉज मेंशन इन क्लॉज एच अनलेस सच गार्डियन हैज़ टेकन अप सच अ रेजिडेंस एंड द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट रेंडर्स इट इम्प्रैक्टिकेबल फॉर हिम टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ गार्डियन। तो यहाँ पे कहते हैं कि क्लॉज एच में जो ऊपर बात बताई गई है तो उस वक्त तक इस गार्डियन को रिमूव नहीं किया जाएगा जब तक कि अदालत की ओपिनियन के मुताबिक ये बात साबित हो जाए कि अब जो कि ये जो गार्डियन है ये अदालत की जुरिस्डिक्शन को छोड़ के कहीं और जाके इसने रिहाइश इख्तियार कर ली है और अब यहाँ पे ये माइनर बच्चे की वेलफेयर के लिए अच्छा नहीं है, यानी गार्डियन को यहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है। जब अदालत सेटिस्फाई होता है तो उसकी जो ड्यूटीज़ हैं उसको डिस्चार्ज कर देंगी और उसको गार्डियन यहाँ पर उसकी गार्डियनशिप ख़त्म हो जाएगी। डिस्चार्ज ऑफ गार्डियन सेक्शन 40 में ये बात बताया गया है कि जब एक गार्डियन ऑलरेडी अपॉइंटेड है और ये गार्डियन चाहता है कि मैं बस अब अपनी ज़िम्मेदारियों से मुबर्रा होना चाहता हूँ, मैं मज़ीद इसका गार्डियन नहीं रहना चाहता, तो वो अदालत को जाके एप्लीकेशन देगा कि मैंने अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उसको डिस्चार्ज करना है। तो इसमें होगा कि इफ़ अ गार्डियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट डिज़ायर टू रिज़ाइन हिज ऑफिस ही मे अप्लाई टू द कोर्ट टू बी डिस्चार्ज, कि गार्डियन जो है जिसको उसको जिस अदालत ने अपॉइंट या डिक्लेयर किया है और ये गार्डियन चाहता है कि मैं अब मज़ीद जो है गार्डियन नहीं रहना चाहता, तो वो जाएगा अदालत को एप्लीकेशन देगा कि मुझे डिस्चार्ज किया जाए। इफ़ द कोर्ट फाइंड्स दैट देयर आर सफिशेंट रीज़न फॉर द एप्लीकेशन, अब जब अदालत को एप्लीकेशन दे दिया है तो अदालत यहाँ पे देखती हैं और उस एप्लीकेशन में कोई सफिशेंट रीज़न मौजूद है कि गार्डियन को डिस्चार्ज होना चाहिए, तो इट शेल डिस्चार्ज हिम, तो अदालत जो है यहाँ पे गार्डियनशिप जो है उसकी ख़त्म कर देंगी। एंड इफ़ द गार्डियन द एप्लीकेशन इज़ द कलेक्टर एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट अप्रूव्स ऑफ हिज एम्प्लॉइंग टू बी डिस्चार्ज, और जो गार्डियन है वो कलेक्टर ने दिया है, क्योंकि लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है जिसके डिस्ट्रिक्ट में उस माइनर बच्चे की प्रॉपर्टी है तो वो कलेक्टर भी माइनर बच्चे का गार्डियन बन सकता है। तो अगर कलेक्टर वो गार्डियन अपॉइंट हुआ है और कलेक्टर ने अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करना है कि मैं मज़ीद इसका गार्डियन नहीं रहना चाहता, तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देगा और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब उसकी एप्लीकेशन को अप्रूव करेगी तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा यहाँ से। द कोर्ट शेल इन एनी केस डिस्चार्ज हिम, तो फिर किसी भी सूरत में अदालत इसको डिस्चार्ज कर देंगी कि तुम जाओ आज़ाद हो जाओ। सेक्शन 41 सीजेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ गार्डियन, जहाँ पे एक गार्डियन, अब देखें ऊपर हमने सेक्शन 39 और 40 में दो बातें देख ली। 39 में हमने देखा कि जहाँ पे एक गार्डियन को हटाना है तो उसके खिलाफ आपने एप्लीकेशन देना है और उसमें हमने ग्राउंड्स देख लिए। सेक्शन 40 में हमने ये देखा कि जहाँ पे एक गार्डियन ने खुद जो है वो अपने आप को डिस्चार्ज करना है कि मैं मज़ीद इसका गार्डियन नहीं रहना चाहता, तो वो खुद एप्लीकेशन देगा। और सेक्शन 41 यहाँ पे ये कहता है कि जहाँ पे जो गार्डियन की अथॉरिटी है वो खुद ब खुद जो है वो सीज़ हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो वो कब होगी? द पावर्स ऑफ गार्डियन ऑफ द पर्सन सीजेज, अब गार्डियन के जो पावर्स हैं वो सीज़ हो जाएंगी, लेकिन गार्डियन कौन है यहाँ पे? द पर्सन, यानी कि माइनर बच्चे की ज़ात के लिए अपॉइंट हुआ है, जायदाद के लिए नहीं, सिर्फ माइनर बच्चे की तालीम व तरबियत, उसका खुराक, उसका खाना पीना, उसका रहन सहन, रिहाइश वगैरह, इन चीज़ों के लिए अपॉइंट हुआ है। तो उनकी पावर जो है वो कब सीज़ होंगी, कब ख़त्म होगी? बाय हिज डेथ, रिमूवल और डिस्चार्ज। तीन बातें यहाँ पे आ जाती हैं कि गार्डियन जो है उसकी डेथ हो जाए तो उसकी अथॉरिटी ख़त्म हो गई, उसको अगर रिमूव किया जाए जैसे हमने सेक्शन 39 में देखा तो इसकी अथॉरिटी ख़त्म हो जाएगी, जैसे कि सेक्शन 40 में हमने देखा कि जहाँ पे वो खुद डिस्चार्ज होना चाहे तो उस सूरत में भी उसकी जो अथॉरिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी उसका इख्तियार जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बाय द कोर्ट ऑफ वार्ड एज्यूमिंग सुपरिटेंडेंस ऑफ द पर्सन ऑफ द वार्ड, अब जहाँ पे जो कोर्ट ऑफ वार्ड है वो अगर ख़ुद ये एज्यूम कर लें कि आज के बाद जो है हमने ख़ुद माइनर बच्चे का ख्याल रखना है, तो उस सूरत में जो गार्डियन है उसकी अथॉरिटी ख़त्म। बाय द वार्ड सीजिंग टू बी अ माइनर, जब माइनर जो है वो माइनॉरिटी से निकल जाता है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को ये समझें कि जब माइनर बच्चा 21 साल का हो जाएगा तो यहाँ पे गार्डियन की जो अथॉरिटी है वो ख़त्म हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपने ये नहीं समझना कि जब माइनर बच्चा 18 साल का हो जाएगा उसके बाद तो वो मेजर हो जाता है, लेकिन अगर उसका गार्डियन अपॉइंट है तो यहाँ पे फिर माइनर बच्चे को 21 साल का हो के 21 साल कंप्लीट करके तब ही ये जो है ये मेजर बनेगा। तो जैसे ही माइनॉरिटी उसकी ख़त्म हो जाएंगी तो गार्डियन की अथॉरिटी ख़त्म। इन द केस ऑफ अ फीमेल वार्ड, अब यहाँ पे अगर जो माइनर है वो फीमेल है, उसका गार्डियन अपॉइंट है by her marriage to a husband who is not unfit to be a guardian of her person, or if the guardian was appointed or declared by the court by her marriage to a husband who is not in the opinion of the court so unfit। तो इस क्लास में यहाँ पे कहते हैं कि एक फ़ीमेल वार्ड है यानी बच्ची है, उसकी जब शादी हो जाती है
यानी कि उसकी उम्र जो है अभी 18 साल से कम है और उसकी शादी हो जाती है, तो उसका जो हस्बैंड है वो अगर अनफिट नहीं है यानी बिल्कुल फिट है, तो ये इसका गार्डियन होगा और पहले वाला जो गार्डियन है उसकी अथॉरिटी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर अदालत ने कोई गार्डियन अपॉइंट या डिक्लेयर किया है तो उसकी अथॉरिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही ये फीमेल वार्ड जो है ये शादी करती हैं तो उसका हस्बैंड ही इसका जो है वो गार्डियन बन जाएगा। इन द केस ऑफ अ वार्ड whose father was unfit to be guardian of the person of the ward। अब कोई ऐसा केस होता है कि एक माइनर बच्चा है, उसका जो फादर है वो अनफिट है यानी वो गार्डियन नहीं बन सकता, तो उस माइनर बच्चे का अभी तो फादर ज़िंदा है लेकिन फादर ने अपने हयात में इस माइनर बच्चे का कोई और पर्सन जो है वो उसको गार्डियन बनाया है कि मैं तो इसका वालिद हूँ, मैं इसका जो ख्याल नहीं रख सकता, तो आप जो है इसका ख्याल रखो, आप इसके गार्डियन हो। तो अब यहाँ पे क्या है कि ऐसा केस जिसमें माइनर बच्चे का जो फादर है वो अनफिट है, बतौर गार्डियन उसका ख्याल नहीं रख सकता, तो फिर इसमें कहते हैं कि बाय द फादर सीजिंग टू बी, यानी कि उसका फादर जो है वो पहले अनफिट था, अब वो फिट हो गया, तो इस सूरत में फिर क्या होगा कि जो गार्डियन पहले से अपॉइंट हुआ था तो उसकी अथॉरिटी ख़त्म हो जाएगी और इसका फादर चूँकि अब फिट हो गया तो ये यहाँ पे इसका माइनर बच्चे का गार्डियन रहेगा, क्योंकि फादर जो है ये नेचुरल गार्डियन है। ये ऊपर हमने देख लिए कि वो गार्डियन जो माइनर बच्चे की ज़ात के लिए अपॉइंट होता है, और अभी सब यहाँ पे सब सेक्शन 2 में हम ये देखेंगे कि वो गार्डियन जो माइनर बच्चे की प्रॉपर्टी के लिए अपॉइंट हुआ होता है, तो इनकी अथॉरिटी जो है वो कब यहाँ पे सीज़ होंगी, इसके इनके अख्तियारात कब ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्लॉज ए बी सी में वही बात बताई गई है जैसे कि ऊपर हमने जो उसमें देखा कि जो माइनर बच्चे की ज़ात के लिए गार्डियन अपॉइंट हुआ हो, तो यहाँ पर डेथ, रिमूवल और डिस्चार्ज की सूरत में मैंने जो गार्डियन है उसकी अथॉरिटी ख़त्म हो जाएगी। अगर कोर्ट ने उसकी सुपरटेंडेंस ले ली है तो गार्डियन की अथॉरिटी ख़त्म। यहाँ पे माइनर बच्चा जो है वो मेजर बन जाता है, तो यहाँ पे भी गार्डियन की अथॉरिटी ख़त्म। When for any cause the power of guardian ceases, the court may require him, or if he is dead, his representative to deliver as it directs any property in his possession or control belonging to the ward, or any account in his possession or control relating to any past or present property of the ward। तो यहाँ पे क्लास सब सेक्शन 3 में ये कहते हैं कि किसी भी वजह से गार्डियन की जो पावर्स हैं वो जब सीज़ हो जाएं यानी ख़त्म हो जाए, तो उस सूरत में अदालत जो है वो गार्डियन को तलब करेंगे कि आप ज़रा आ जाओ। अगर यहाँ पे गार्डियन की डेथ हो चुकी है तो गार्डियन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो वर्सा हैं, अदालत उनको तलब करेंगे कि आप आ जाओ, और गार्डियन के पास या इनके रिप्रेजेंटेटिव के पोजीशन में या कंट्रोल में जो माइनर बच्चे की प्रॉपर्टी है तो उनको कहेंगी कि आप इसको अदालत में जो है वो डिलीवर करें, अदालत में दे दें। और इसके अलावा अगर माइनर बच्चे के कोई अकाउंट्स हैं इन गार्डियन के पास या इनके रिप्रेजेंटेटिव के पास, तो वो भी अदालत में कहेंगी इनको कि आप इनको अदालत में डिलीवर करें। When he has delivered the property or accounts as required by the court, तो जब ये गार्डियन या इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उन प्रॉपर्टी को या उन अकाउंट्स को अदालत में जो है वो डिलीवर करेंगे जो कि अदालत ने मांगी है इनसे, द कोर्ट में डिक्लेयर हिम टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटीज़। तो अदालत क्या करेंगे कि इनको अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज करने की, ठीक है आप लोगों ने प्रॉपर्टी डिलीवर कर दी यहाँ पे, अब आप लोग आज़ाद हो। लेकिन यहाँ पे एक शर्त भी है, सेव एज रिगार्ड्स एनी फ्रॉड विच में सब्सिक्वेंटली बी डिस्कवर्ड। और अगर इस प्रॉपर्टी में या इस अकाउंट्स में कहीं पे कोई फ्रॉड वगैरह डिस्कवर हो जाता है तो उस सूरत में फिर यहाँ पे जो गार्डियन है या उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनसे वो रिकवरी की जाएगी। सेक्शन 42 अपॉइंटमेंट ऑफ सक्सेसर टू गार्डियन डेड, डिस्चार्ज और रिमूव्ड। तो जब किसी गार्डियन की डेथ हो जाती है या वो खुद अपनी ड्यूटी से वो डिस्चार्ज हो जाए या उसको हटाया जाए, तो इनकी जगह पे जो गार्डियन अपॉइंट किया जाता है उसको कहते हैं सक्सेसर गार्डियन। व्हेन अ गार्डियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट इज डिस्चार्ज और अंडर द लॉ टू विच द वार्ड इज सब्जेक्ट सीजेस टू बी इंटाइटल्ड टू एक्ट, और व्हेन एनी सच गार्डियन और गार्डियन अपॉइंटेड बाय विल और अदर इंस्ट्रूमेंट इज रिमूव्ड और डाइज। यहाँ तक कहते हैं कि गार्डियन को अदालत ने अपॉइंट किया था, अब उस गार्डियन ने अपने आप को डिस्चार्ज कर दिया कि मैं मज़ीद जो है वो गार्डियन नहीं रहना चाहता, या जो है उसकी जो अथॉरिटी है वो सीज़ हो गई जो कि ऊपर हमने जिस तरीके से देख ली है, या एक गार्डियन जो है वो विल या अदर इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए अपॉइंट हुआ था उसको रिमूव कर दिया गया, या उसकी डेथ हो गई, यानी किसी भी सूरत में गार्डियन जो है वो उसको हटाया गया या उसने अपने आप को डिस्चार्ज कर लिया या उसकी डेथ हो जाती है, तो अब तो गार्डियन रहा ही नहीं, तो आगे मज़ीद गार्डियन को अपॉइंट करना है तो कोर्ट क्या करेंगी, द कोर्ट ऑफ इट्स ओन मोशन, यानी अदालत पर खुद या एप्लीकेशन के ज़रिए और ऑन एप्लीकेशन अंडर चैप्टर 2, जो चैप्टर 2 हमने स्टडी किया था, तो उसके चैप्टर 2 के तहत जो है एप्लीकेशन दी जाएंगी दोबारा से गार्डियन अपॉइंट करने के लिए।
मे इफ़ द वार्ड इज स्टिल अ माइनर, माइनर अभी भी जो है वो जो वार्ड है वो अभी भी माइनर है। अपॉइंट और डिक्लेयर्ड अनदर गार्डियन ऑफ हिज पर्सन और प्रॉपर्टी और बोथ एज द केस में बी, तो फिर उस सूरत में माइनर बच्चे की उसकी पर्सन के लिए, उसके प्रॉपर्टी के लिए या दोनों के लिए गार्डियन को दोबारा से अपॉइंट किया जाएगा। जो तरीक़ाकार चैप्टर 2 में बताया गया है फिर से वो तरीक़ाकार अप्लाई होगा और नया गार्डियन अपॉइंट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपके लिए आज का लेक्चर इंतहाई इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू सो मच।